नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। एक भरे पूरे परिवार की बागडोर महिला के हाथों में होती है। वह कभी एक माँ, एक बीवी, एक सास, इन सभी की जिम्मेदारी निभाते हुए परिवार की गाड़ी को कई खूबसूरत झूठों की मदद से बीच में पड़ने वाले गड्ढों से बचाते हुए चलाती चली जाती है। इन्हीं विचारों को मालती जोशी जी ने अपने सुंदर शब्दों में पिरोया है। तो चलिए आज हम सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा रचित कहानी खूबसूरत झूठ। 6 बजने वाले थे। श्रीमान जी अलसाए से आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे। मैंने पूछा, आज घूमने नहीं जाना है क्या? वे सुस्त आवाज में बोले, आज मन नहीं है। क्यों? वो छोटे सरकार तो कब से जूते मोजे पहनकर तैयार खड़े हैं, दादाजी की राह देख रहे हैं। मैंने उन्हें सूचित किया। वे चिढ़कर बोले, उसी वजह से तो आज घूमना कैंसिल कर दिया है मैंने चौंक कर पूछा, मतलब तुम लोगों ने मेरे पीछे यह पुछल्ला लगा दिया है। परेशान हो गया हूं मैं। दिन भर की थकान मिटाने जरा पार्क में चला जाता हूँ। हम उम्र लोगों के साथ गपशप करके हल्का महसूस करना चाहता हूँ। तुम लोगों से तो यह देखा ही नहीं जाता। यह बला मेरे साथ लगा दी है। वे बहुत क्रोध में थे। धीरे बोलिए, बहू सुन लेगी। मेरी एक असफल कोशिश रही। सुन लेने दो, सचमुच तंग आ गया हूँ। ये लड़का 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठता, ना ही मुझे बैठने देता है। कभी फिसल पट्टी पर चढ़ जाएगा, कभी फव्वारों के बीच खड़ा हो जाएगा, कभी भीगने लग जाएगा, कभी फूल तोड़ेगा, कभी माली के डांट सुनेगा, तो कभी बगीचे के फाटक पर झूलेगा। उसके पीछे भागते भागते मेरी तो परेड ही हो जाती है। कल तो मिस्टर माथुर ने भी कहा था, भाई साहब यह आयागिरी कहाँ से मोल ले लिया आपने। उनका गुस्सा शांत ना होते देख मैं कमरे से बाहर आ गई। देखा, ड्राइंग रूम में माँ बेटे तैयार होकर दादाजी का इंतजार कर रहे थे। क्षण भर कुछ सोचती रही, फिर पास जाकर बहू से कहा, अंजू बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम रजत को इनके साथ मत भेजा करो। दोनों के लौटने तक मेरी सांस अटकी रहती है। सड़क पर आजकल कैसी भीड़ होती है, देखती हो ना। ये 2 पहिए वाले और गजब करते हैं, और बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं। और हमारा रजत कोई कम है क्या? इनसे संभलेगा थोड़ी ये। और उनसे मना करूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। यह सुनकर बहू बोली, माँ जी आप तो ठीक तो कह रही हैं, पर अब यह तैयार हो गया है, मानेगा थोड़े ही। कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम ही नुक्कड़ तक घुमा लाओ, एक टॉफी दिला देना, बहल जाएगा। मैंने बात संभाली। वे दोनों जब चले गए तो मैंने कमरे में आकर कहा, महाराज लाइन क्लियर है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। वे उत्साहित हो उठ खड़े हो गए। सारी बुराइयों का ठीकरा मेरे सिर ही डाला करो, खुद मना करते नहीं बनता था। मेरी इस शिकायत पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बस फटाफट कपड़े पहने, जूते सजाए और निकल गए। जिंदगी भर झूठ की खेती ही करती आ रही हूँ मैं, कभी बच्चों के लिए, कभी नौकरों के लिए, कभी बहू के लिए, तो कभी पति के लिए। हर बार दिमाग खपाकर कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। बेटी सहेलियों के साथ सिनेमा जाती है तो उसकी किसी सखी का जन्मदिन बनाना पड़ता है। उन दिनों घर घर फोन नहीं थे, इसलिए पोल खुलने का डर नहीं था। इतवार को राजू क्रिकेट खेलने के लिए दिन भर गायब होता, तो उसके लिए मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती थी। कभी बेटी अपनी पसंद से कोई डिजाइनर ड्रेस खरीद लाती तो उसका श्रेय उसकी मौसी को देना पड़ता था। अब भी इस झूठ से पीछा कहाँ छूटा है। मेहरी के हाथ से कोई प्लेट टूट जाती है तो इल्जाम झट से अपने सिर ले लेती हूँ। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मेहरी कहती है, अम्मा जी सुबह से आप ही लगी हैं, भाभी जी अभी तक उठी नहीं क्या? तो मैं कह देती हूँ, झूठ ही सही, अरे रात को फिल्म देख कर आए हैं, 2 बजे तो लौटे हैं, अब देर से ही उठेंगे ना। वैसे भी आज छुट्टी है, नहीं तो रोज भागम भाग मची ही रहती है। मैं अपने विचारों में इतना खो गई थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजू घर आया तब घड़ी की ओर देखा, फटाफट उसके लिए नाश्ता लगाया और चाय बना दी। उसने पूछा, अंजू कहाँ है? रजत को थोड़ा घुमाने ले गई है, मैंने बताया। अभी जाने की क्या जरूरत थी, मॉल जाना है ना।
वहां से महीने भर का सामान भी ले आएंगे। उसकी इस बात पर मैंने जवाब दिया, अरे वो बहुत जिद कर रहा था, मैंने ही कहा थोड़ा घुमा लाओ। तब तक अंजू लौट आई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मॉल चलना है, राजू ने उससे कहा। वह चिंतित होकर बोली, पर मैंने अभी खाने का तो कुछ बनाया ही नहीं है, आज मॉल जाना रहने देते हैं। मैंने कहा खाने का मैं देख लूंगी, तुम लोग हो आओ, नहीं तो फिर बात हफ्ते भर के लिए टल जाएगी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। जाते समय कहने लगी, मम्मी जी आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से कुछ खा आएंगे। उन लोगों के जाते ही मैंने फटाफट सब्जी छौंकी, पुलाव चढ़ाया। मन हो रहा था कि इनके लिए बाद में ही गर्मा गर्म फुलके सेकूं, पर जानती थी खाते समय फिर वे बहू को कोसने लगेंगे। मुफ्त की महाराजन मिल गई है, तुम्हें चूल्हा सौंप दिया और चली मटर गश्ती करने, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इरादा बदल दिया और उसी समय फुलके सेक लिए। सब कुछ निपटा कर टीवी देखने बैठ गई। हमारे कमरे में अलग से टीवी है, पर कभी ठीक से देख ही नहीं पाती। हर सीरियल इन्हें बेवकूफी भरा लगता है। पूरे समय इनकी कमेंट्री चलती रहती है। समाचार सुनते समय भी नेताओं को गाली देंगे और मैच देखते समय खिलाड़ियों को कोसेंगे। जिंदगी भर हेडमास्टर रहे हैं, वे आदतें अब भी कायम हैं। ये घूमकर लौटे तो 8 बज चुके थे। मैं कहने वाली थी कि इतने दिनों की सारी कसर आज ही निकाल ली क्या, पर चुप ही रही। चिढ़ गए तो खाने का मजा भी खराब हो जाएगा। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने कहा तो बोल पड़े, और बाकी सब कहाँ हैं? मॉल गए हैं, शायद वहीं से कुछ खा के आएंगे, मैंने बताया। इन लोगों को तो मॉल जाने और बाहर खाने का बस बहाना चाहिए, नहीं तो सामान क्या किराने वाले के यहाँ नहीं मिलता? वे चिढ़कर बोले, गए हैं तो जाने दीजिए ना, हम लोगों के लिए बहू बना कर गई है खाना। खाना खाते समय इन्होंने पूछा, तुम क्या कह रही थी, खाना बहू बना कर गई है? हाँ तो, मैंने झट से कहा, करेले, ऐसे करेले तो वह 7 जन्मों में भी नहीं बना सकती। मैं थोड़ा घबरा गई, पर बात संभालते हुए मैंने कहा, आपकी इसी बात से तो वह डरती है, कहती है पापा जी की जबान पर आपके हाथ का स्वाद ऐसा चढ़ा है कि किसी और के हाथ का उन्हें कुछ भाता ही नहीं, और करेले तो आपसे स्वादिष्ट इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हारी बहू पक्की पॉलिटिशियन है, जरा सी तारीफ कर दी और सासू जी फूल कर कुप्पा। मम्मी जी आपके जैसी कटहल की सब्जी मुझसे बनती ही नहीं है, क्या आप बना देंगी? इतना सुनकर सासू माँ जुट जाएंगी मसाला पीसने में, और वहीं बहू रानी चली जाएगी पार्लर। वे शिकायती लहजे में अविराम कहते रहे, झूठ मूठ ही सही मेरी तारीफ तो करती है, औरों को तो यह भी नहीं आता, मैंने गुस्से से कहा। इस पर वो बोले, मेरे लिए कह रही हो ना, हर बात क्या कहकर बताना जरूरी है? मैंने आगे कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद हम दोनों बारामदे में जाकर बैठ गए। उन लोगों के लौटने तक जागना तो था ही। वो लोग कोई 10 साढ़े 10 बजे लौटे। रजत तो सो ही गया था। बहू ने आते ही पूछा, मम्मी जी आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, और करेले मैंने जरा ज्यादा बना लिए थे, कल राजू के टिफिन में वही रख देना, उसके दोस्तों को बहुत पसंद है ना, और हाँ सुबह का काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। सामान रखने के बाद राजू हम दोनों के लिए आइसक्रीम के लिए 2 कप लेकर आया। मम्मी यह आपका फेवरेट बटर स्कॉच, और पापा आपके लिए मैंगो। वे बुदबुदाए, मम्मी जी का फेवरेट फ्लेवर तो पता है, पर पापा जी का नहीं पता, तो जो मन में आता है उठाकर ले आते हैं। मैंने झट से विषय बदलते हुए कहा, अरे हमारे जमाने में ये फ्लेवर कहाँ होते थे, हम तो घर पर मशीन में आइसक्रीम बनाते थे। ढेर सारा दूध औटाकर रख लिया जाता था, बर्फ और नमक ले आते थे, बस हो गया काम। फिर मशीन बंद करके घुमाते थे, बड़ा मजा आता था। शुरू में हम लोग घुमाने के लिए खूब झगड़ते थे, पर जैसे जैसे आइसक्रीम जमने लगती थी हैंडल भारी हो जाता था, पसीने छूट जाते थे। मैंने उसे बताया, मशीन कहाँ है अब, बेचती क्या? बहू ने पूछा। बेटा वह सबके यहाँ थोड़ी ही होती थी, मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी, मांगने से घर घर जाती थी, बदले में मशीन के मालिक के यहाँ आइसक्रीम भेज देते थे। बस बच्चों के जन्मदिन पर, परिणाम आने पर या मेहमानों की खातिरदारी में साल में 4-5 बार आइसक्रीम बनती थी। मैंने कहा। बातों बातों में रात हो चली थी। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और ये जैसे ही कमरे में पहुंचे, इन्होंने तुरंत कहा, कितनी सफाई से झूठ बोलने लगी हो तुम, साल में कितनी बार आइसक्रीम बना डाली? मैंने खुद को सही ठहराते हुए कहा, तो क्या कहती
कि ले देकर गर्मियों में एक बार ही बनती थी। आपकी, खासकर राजू की इज्जत का कचरा कराना है क्या मुझे? और झूठ की तो भली कही आपने, वह तो मैं पूरी जिंदगी बोलते ही चली आ रही हूँ। मेरे पापों का हिसाब करते करते तो चित्रगुप्त जी की कॉपी भी भर गई होगी। पाप? पाप कैसा? इन्होंने पूछा। एक झूठ 100 पाप के बराबर होता है, मैंने कहा। इस पर ये कहने लगे तब तो चित्रगुप्त जी की कॉपी जरूर भर गई होगी, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट्री लेनी होगी। आ गए ना मास्टरी पर, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मास्टर हूं तो क्या, तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बना दिया ना। और चित्रगुप्त की तो तुम चिंता ही मत करो, उनकी कॉपी भर गई होगी, लेकिन तुम्हारे पापों से नहीं, पुण्यों की गिनती से, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ 100 पुण्यों के बराबर होता है। मैं उन्हें अपलक देखती रह गई। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? धन्य भाग्य मेरे, कभी कभी मैं भी झूठ बोल लेता हूँ, इन्होंने कहा और चादर सिर तक ओढ़ ली। भूले भटके बीवी की तारीफ क्या कर दी, तो इसमें भी झेपने जैसा क्या है, पर यह तो इनका स्वभाव ही ठहरा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी, मृणाल पांडे जी द्वारा लिखी गई कहानी चमगादड़े। टीन की छत पर पहले एक चितराई चितराई सी आवाज हुई, जैसे किसी शैतान बच्चे ने कंकरियां उछाल दी हों। एक क्षण एक बोझिल सन्नाटा, और फिर तरड़ तरड़ एक झटके के साथ बौछार खुलकर बरस पड़ी। मारिया चौंक कर उठ बैठी। अभ्यस्त हाथों ने तकिए के नीचे से चश्मा निकालकर चढ़ा लिया और अपनी चुंधियाई आंखें मिच। मौसम की पहली बरसात थी। एक गुनगुनी गर्मी लिए हुए जमीन का सौंधापन उठा और कमरे में भर गया। धारों की चमकीली निरंतरता में बीहड़ हवा आड़े तिरछे पैटर्न बनाए जा रही थी। एक हल्की बौछार खिड़की की मुंडेर को भिगो गई। टप 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 कोने की टूटी नाली से चमकीली बूंदें कांप कांप कर गिर रही थी। अरे कमबख्त उठ, देख तो कितनी प्यारी बरसात हो रही है। मारिया ने बगल की पलंग पर बेखबर सोती सोनिया का कंबल खींचा। चुप भी कर, उनिंदी झिड़की के साथ सोनिया ने करवट बदल ली। मारिया खिसियाई सी कुछ देर नाखून कुतरती रही, फिर हाथ बढ़ाकर कुर्सी से अपना काला हाउस कोट उठा लिया और कमर का फीता कसती बाहर निकल आई। ऐन सीढ़ियों के पास छत फिर से टपकने लगी थी। ओहो, यह घर भी कोई घर है, टपड़ा कहीं का। वह बाथरूम से चिलमची लाने मम्मा के कमरे में घुस गई। क्या हाल है मम्मा, नींद ठीक से आई ना? मम्मा सूखी तो रही सी बाहों से अपना सीना थामे आतन हंस रही थी। हाय मेरे ईसु, अब तो मुझे अपने पास बुला लो। सभी को बुलाता है, एक बार तेरी बारी ही नहीं आती बस। वह टपकती छत के नीचे चिलमती रखते बुदबुदाई, फिर लगभग चीखते हुए भीतर झांका और पूछा, क्या हुआ, फिर से पेट में गैस हो रही है क्या? मम्मा की लगभग अंधी मटमैली सटैली आंखें उधर को मुड़ी। अरे जैसी हालत है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसा दर्द उठता है कि बस जान खिंच जाती है। इस डॉक्टर लाल की दवाई तो बेकार ही है, क्या भरोसा इन नेटिव डॉक्टर्स का। थू, मम्मा ने पलंग के नीचे रखे पैन में थूक दिया। मुंह का स्वाद भी न जाने कैसा हो गया है। बस फायदा तो डॉक्टर डेनियल की दवाई ही करती थी। बातचीत का रुख मनचाही दिशा में मुड़ता देख मारिया ने अपनी भारी भरकम देह दरवाजे से टिका दी और फुर्सत से खड़ी हो गई। मम्मा, बात तो ये है कि जब तक तुम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करोगी, कोई डॉक्टर हकीम आपके मर्ज का इलाज नहीं कर सकता। अब डिनर में जबरदस्ती चावल खा लिए, ऊपर से चॉकलेट भी खा ली, तो डायबिटीज बिगड़ेगी नहीं क्या? मम्मा का पोपला मुंह उत्तेजना में ऊंट के थोबड़े की तरह बलबलाने लगा। तेरा सोनिया का क्या है? तुम दोनों के लिए तो बस मैं एक जिंदा लाश भर हूं। तुम्हारा बस चले तो कुत्ते की तरह बस एक सूखी रोटी डाल दो मेरे सामने। मम्मा के झुर्रीदार गालों पर आंसू चूने लगे थे। ठीक कहते थे डॉक्टर डेनियल की अगाथा आदमी का अपना ही खून सबसे ज्यादा दगा देता है। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही बेटियां
मेरी रोटी रोटी पर टोकेंगी। मम्मा का संलाप स्वगत भाषण में बदल गया था। अब बुढ़िया घंटों बिखलेगी। तृप्त भाव से अपने चश्मे की कमानी ठीक करती मारिया जीर्ण सीढ़ियां उतरने लगी। सामने तमाम कमरों पर सीलन के चकत्ते से उभर आए प्लास्टर भी जगह जगह फूलकर झड़ने झड़ने को हो रहा था। थोड़ी देर मारिया उदास आंखों से ताकती रही। सारी की सारी इमारत जैसे गल गल कर बैठती जा रही है। सारा बगीचा झाड़ झंकार से भरा हुआ। फव्वारे में सूखी पत्तियों के ढेर हैं। कोई घर है यह भी? एक उसास लेकर वह सीढ़ियां उतर गई। पेंट्री में बूढ़ा सैमुअल तसले में चावल धो रहा था। लाल बदसूरत चावल। फिर वही बदसूरत भात मिलेगा। मारिया कुड़ गई। क्यों, इस बार भी यही सड़ा चावल लाया है तू? सैमुअल उपेक्षा से चावल का पानी निथारता रहा। पोपले मसूड़े कुछ हिले। राशन का माल है, ऐसा नहीं तो कैसा होगा? पानी गर्म हुआ? अभी हो जाता है। सैमुअल ने मैली कमीज पर गीले हाथ पोंछे और भट्टी के ऊपर चढ़ी देख में झांकने लगा। बस थोड़ी देर और। मारिया बुरी तरह भुन्ना गई। आज तक तूने कभी पानी ठीक टाइम पर दिया है क्या? अब किससे नहाऊं बता? सैमुअल लापरवाही से देख का ढकना सीधा करता हुआ कुछ बुदबुदाया। शायद यही कि लकड़ी ही सड़ी हो तो उसका क्या कसूर? तू खुद ही तो लकड़ी खरीदता है। देखते वक्त दीदे फूट गए थे क्या? मारिया ने अपना झूठा कान के पीछे खोस लिया। यह तो नित्य के नाटक की पुनरावृत्ति थी। अब आप तो जैसे जानती ही नहीं, सैमुअल ने चिमटे से आग कुरेदी। हर चीज पर तो बड़ी बेमसाब बोलती है कि सस्ते दाम वाली नाना। अब 12 आने में आजकल सूखी लकड़ी कहाँ से आएगी? बोतल भर किरासन का तेल तक तो आता नहीं, ऊपर डांटने को हर कोई। मारिया ने एक विवश क्रोध से अपने होठ काट लिए। कब्र में टांग लटकाए बैठी है बुढ़िया, पर पैसे पैसे को दांत से पकड़ेगी। सैमुअल भी क्या करे बेचारा। ये तो उसके भी बुढ़ापे की मजबूरी है तो टिक गया, वरना यह भी कब का भाग जाता। ठीक है, हो जाए तो बाथरूम में रख देना और फिर ब्रेकफास्ट लगा देना, समझे? अपने रुआब के चीथड़े समेटती मारिया सीढ़ियों को मुड़ गई। देखना अंडा जला मत डालना फिर से। मुर्गी तो सब कुकड़ है, अंडा नहीं है घर में। सैमुअल निर्विकार भाव से आलू छीलने लगा। तो काट कर पका डाल सबको। मारिया हाउस कोट का कॉलर कसती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। सभी कुछ एक से एक बढ़कर है। मुर्गियां भी हैं तो बस गंदगी फैलाने के अलावा किसी काम की नहीं। जब देखो तब कुकड़। कोई घर है यह भी? कमरे में सोनिया अपनी सीख सिलाई देह को तोड़ती मरोड़ती जमुआई ले रही थी। सैमुअल कहाँ मर गया मारिया? आज चाय ही नहीं लाया सुबह। लाया कैसे नहीं, लाया तो है, पलंग के नीचे ही तो रखी है। सोनिया ने झुककर देखा और मूर्खों की तरह हंसने लगी। अब मुझे क्या पता, आज दूसरी तरफ रख गया। मैं तो दाहिनी तरफ ही झांक कर देखती हूँ ना। मारिया खिड़की के पास खड़ी बरसात देख रही थी। एकदम घोड़ी लगती है सोनिया हंसते हुए। बेचारी को शायद पता ही नहीं वह कितनी अधेड़ लगने लगी है। इतराएगी ऐसे जैसे कल की छोकरी हो। मारिया ने अपने चश्मे की कमानी ठीक की। आज सुबह सुबह मम्मा बड़ा चीख रही थी। क्या हुआ? फिर गैस बढ़ गई क्या? होगा क्या? मारिया खुली खिड़की का पल्ला बंद करती बाथरूम में घुस गई। टूथपेस्ट भी खत्म होने पर आ गया है। अब अगले महीने से पहले तो बुढ़िया नई ट्यूब मंगवाने से रही। उसने थोड़ा सा पेस्ट ब्रश पर लगा लिया और एक झटके से उसे दांतों पर रगड़ डाला। रात भी मम्मा ने मना करते करते खूब सारे चावल खा लिए। फिर 2 टुकड़े चॉकलेट के खा गए। अब कलप रही हैं। जुबान पर तो बस है ही नहीं, फिर डॉक्टरों को कोसती हैं। डॉक्टर था तो बस मेरा डैनियल। सोनिया ने मम्मा की पोपली अबोली की नकल की। आजकल के नेटिव डॉक्टर तो बस। और दोनों बहनें हंसने लगी। मारिया ने तौलिए से मुंह पोंछा। एकदम भीगा तौलिया है। बुढ़िया से इतना नहीं होता कि नया मंगा ले। सोनिया, जो अनमनी खिड़की को ताक रही थी, अचानक पलटी। देख, मेरे वाले को इस्तेमाल मत करना, परसों ही DCM से लाई हूँ। कौन कर रहा है तेरे तौलिए का इस्तेमाल? मारिया ने अपना तौलिया स्टैंड पर टांग दिया और बाथरूम का दरवाजा भिड़ा दिया। कुछ देर दोनों अपरिचितों की तरह आमने सामने बैठी एक दूसरे को देखती रही। मनहूस चुप्पी को तोड़ती बरसात लगातार गिर रही थी।
बंद खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक चमकीली व्यग्रता से टेढ़ी मेढ़ी होकर रेंग रही थी। मारिया ने चश्मा उतारकर यत्न से पोंछा और फिर चढ़ा लिया। कुछ देर वह यों ही पैर के अंगूठे से अदृश्य लकीरें खींचती रही। फिर एक सहमी सी कनखी से उसने सोनिया को ताका। सोनिया? सोनिया माथे पर सिलवट डाले कुछ सोच ही रही थी। तेरे पास 4 रुपए होंगे क्या? मेरी चप्पलें एकदम टूट गई हैं। नहीं है। सोनिया उसकी ओर बगैर देखे ही चट से उठ गई। मारिया ने रश्क भरी नजर से उसकी अलमारी पर झूलते ताले को देखा। 10-15 तो जरूर होंगे कमबख्त के पास, पर देगी क्यों? आखिर है ना मम्मा का खून। सारा का सारा सेंध कर 7 तालों में छुपाए रखेगी कि कोई मांग न ले। आवाज में हल्की दीनता भरकर उसने फिर एक और बार सहमी सी चेष्टा की। बस 5-6 दिन का सवाल है, फिर मैं मम्मा से मांगकर वापस दे दूंगी। सोनिया ने दरवाजे को लापरवाही से धक्का दिया। आज तक कभी मम्मा ने चुकाए हैं जो अब देगी क्या? उसकी पतली आवाज और तीखी हो गई। मर खपकर 80 रुपए स्कूल से कमाती हूँ, उसके भी 100 हिस्सेदार हो जाते हैं। अपने धोबी का हिसाब मैं अलग से करूं, बस का किराया अपने पैसे से दूं। धेले का क्रिसमस प्रेजेंट तो मिलना दूर, उस पर उधार मांगने को सब तैयार हैं। मम्मा से क्यों नहीं कहती सीधे, मेरी मारिया तो सारे वक्त करती रहती है बुढ़िया। कोई घर है यह भी? दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। एक शिथिलता से मारिया सलवट भरे बिस्तर पर अधलेटी हो गई। गलती उसी की है। सोनिया का भीड़ के छत्ते जैसा मिजाज जानते हुए भी उससे मांगने ही क्यों गई? इस घर में सबकी दुखती रग है पैसा। घर की जिम्मेदारी ना होती तो वह भी ढूंढ लेती कोई नौकरी। कम से कम सोनिया के हाथों ऐसी बेइज्जती तो नहीं होने देती। पर देता भी कौन उसे नौकरी? -11 का मोटा चश्मा, मोटी फूहड़ देह। 2-4 बार कोशिश भी की तो लोग शक्ल देखकर ही बिदक गए। एक रश्क भरी सांस लेकर उसने सामने टंगे सोनिया के बित्ते भर के ब्लाउज को ताका। कमबख्त कितना भी खाल पी ले, पर मजाल है कि तोला भर भी मांस चढ़ जाए। और एक वह है, दिन पर दिन और भी मोटी और भौंडी होती जा रही है। मनहूसियत में जो कसर बची थी उसे पूरा करने को उसका कमबख्त चश्मा। भड़ाक! बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। सोनिया बाल बिखराए दहकती खड़ी थी। मारिया, तूने फिर मेरा ओडिकोलॉन लगाया? गुस्से से उसके होठों के ऊपर भीगे रोए कांप रहे थे। कोटरग्रस्त आंखें और भी मिचमिची हो गई थीं। कहीं एक तृप्ति की भावना से मारिया ने नोट किया कि गुस्से में सोनिया खासी बदसूरत लगती है। बोलती क्यों नहीं? सोनिया आग्नेय आंखों से उसे घूर रही थी। मारिया चुप रही। 1-2 बूंद हो तो? 100 बार कहा है कि अपने शौक अपने तक ही रखा कर, या तो पैसे मांगकर अपनी मम्मा से और अपने लिए खरीद ला। मेरी कमाई से खरीदी चीजों का शौक पूरा करने की जरूरत नहीं है, समझी? भड़ाक से दरवाजा उसी अप्रत्याशिता से बंद हो गया जैसे खुला था। मारिया कुछ देर स्तब्ध बैठी रही। अब आज से ओडिकोलॉन भी ताले में बंद हो जाएगा। कमबख्त गई तो हर चीज में मम्मा को उलाहना देती है, जैसे उसे पता नहीं कि मम्मा मारिया की चापलूसी सिर्फ इसलिए करती है कि जब अंधी खुद घर नहीं संभाल सकती, घर का भी क्या, काम की जिम्मेदारी सब उसकी, और पैसा रुपया सब मम्मा के पास। धेले का हिसाब रखवा लेती है मम्मा, पर रुमाल के लिए 8 आने मांगो तो बिदक जाएगी। मेरी मारिया खूब समझती है वह मम्मा के लाड का राज, पर करे क्या, कहाँ जा सकती है वह भी। अब तो वह है और गल गल कर बैठता यह घर। अध टूटी चप्पल घिसटती मारिया मम्मा के कमरे में घुस गई। जिंगम की रंग उड़ी नीली फ्रॉक में लिपटी मम्मा किसी प्रागैतिहासिक फॉसिल की तरह आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठी थी। आवाज सुनकर दृष्टिहीन सलेटी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ी। कौन? सैमुअल है क्या? आज तो तूने ब्रेकफास्ट ही नहीं लगाया। नहीं, मैं हूं मम्मा। मारिया खिड़की के पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी तबीयत है अब तेरी? दवाई ले ली क्या? क्या दवा दारू करूं बेटा, अब तो बस दिन ही कट रहे हैं। मम्मा की सूखी झुर्रीदार उंगलियां मकड़ों की तरह अपनी गर्दन सहला रही थी। ना बदन में ताकत है और ना ही आंखों में रोशनी। एक क्षण को मारिया के भीतर दया सा कुछ सिहर गया। डॉक्टर लाल को फोन करूं क्या?
शायद दवा बदलने से कुछ आराम आ जाए। अरे हवा दवा अब क्या करेगी, अब तो ऐसे ही झेलना है बेटा। मम्मा ने पलकें झपकाई। ऊपर से एक और लंबा बिल थमा जाएगा कमबख्त। मैं इन लालची नेटिव डॉक्टरों को खूब जानती हूँ। यहाँ पैसे पैसे को सोच सोच कर खर्च करना पड़ता है। किसी तरह महीना कट जाए, फिर दवा का बिल कौन भरेगा। मारिया ने गले के पास घृणा का ठंडा सा हरा स्वाद महसूस किया। तेरा ब्रेकफास्ट मंगवा दूं मम्मा? बूढ़ी की अंधी आंखों में एक लोलुप चमक लहराई। पुकारना तो जरा कमबख्त को, मेरी तो सुनता ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि मेरी मारिया ना हो तो मेरा तो कुछ हो बने ना। मारिया ने क्रूरता से ठोकर मारकर दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। यह घर? अरे सैमुअल, अभी तक तेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? बाहर बारिश एकाएक और तेज हो गई। तूफान की साए साए में पूरा घर हिल रहा था। सैमुअल वह फिर चीखी। सुन लिया जी, आ रहा हूं अभी। झुंझलाई आवाज सीढ़ियों के मोड़ पर से ही आ गई थी। सैमुअल ट्रे में मम्मा का नाश्ता लिए आ ही रहा था। अब लकड़ियां ही ऐसी सीली हैं कि मैं क्या करूं। मारिया चुपचाप कमरे में घुस गई। ले आ गया तेरा ब्रेकफास्ट भी, यहाँ रख दो सैमुअल। उसने इशारे से तिपाई दिखा दी। सैमुअल चुपचाप ट्रे रखकर बाहर निकल गया। पुतली सी बैठी मम्मा एकाएक चैतन्य हो आई। टोस्ट गरम तो है ना? मारिया निशब्द टोस्ट पर मक्खन लगाती रही। बस खाने की गंध मिली नहीं कि बुढ़िया की पांचों इंद्रियां जाग पड़ती हैं। मम्मा जवाब ना पाकर भी चहके जा रही थी। सैकरीन की 3 गोली डालना मेरी चाय में, 1-2 गोली से तो मिठास ही नहीं आती। मारिया ने टोस्ट बढ़ा दिया। लो। एक घृणास्पद उत्सुकता से झुर्रीदार हाथ प्लेट तलाशने लगे। टोस्ट पर हाथ पड़ते ही एक बेताबी से मम्मा ने दबोच लिया और पोपले मसूड़े परम तृप्ति से उसे चुभाने लगे। मक्खन कम लगाया है मारिया, जरा और दे देना। मम्मा, डॉक्टर ने मना किया है। मम्मा का निचला होंठ रूखे बच्चे की तरह फूल आया। तो कल से खाना भी बंद कर देना और कह देना कि वो भी नुकसान करेगा। अपने लिए तो कोई कमी नहीं करोगे तुम लोग, बस मेरे लिए ही सब चीज की मनाही है। मैं सब समझती नहीं क्या? उसकी अंधी ही आंखों से आंसू टपकने लगे। पैसे देकर भी खाना मयस्सर नहीं होता, कैसी मजबूरी है। अरे मेरे ही पैसे से सब लोग खाते हो और मुझी पर सारी रोक टोक भी लगाते हो। इतना ही पैसा किसी में होटल में देती तो मम्मा ने फ्रॉक उठाकर अपनी नाक सुकड़ ली। एक क्षण को मारिया का मन हुआ कि बुढ़िया की गर्दन के पीछे की झुर्रीदार खाल चुटकी में पकड़कर उसे ऊपर उठा ले, जैसे कुत्ते के पिल्लों को उठाया जाता है, और फिर झकझोर कर मक्खन की तश्तरी में उसकी नाक रगड़ डाले। जाओ किसी होटल में और 2 आउंस की टिकिया को हफ्ते भर चलाओ। लेकिन अपने ही गुस्से के उफान से पस्त वह बाहर निकल आई। सैमुअल, पानी गर्म हो गया तो रख देना बाथरूम में। सैमुअल ने पता नहीं सुना भी या नहीं। मारिया चुपचाप बाहर ताकने लगी। बरसात निढाल होकर थम गई थी। बस एक हल्की सी बौछार पड़ रही थी। छीने पड़ते बादलों के पीछे से कहीं कहीं आसमान की सलेटी छाई भी नजर आने लगी थी। चल, गीला तौलिया ही बाहर डाल दे कम से कम। थके पैरों मारिया कमरे में घुस गई। सोनिया ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए थे और गुनगुनाती हुई बाल ब्रश कर रही थी। उसका मूड शायद कुछ बेहतर था। मारिया ने हल्के से खंखारा। बाहर जा रही है क्या? कहाँ जाऊंगी ऐसे मौसम में? सोनिया ने तुनक कर कंघा रख दिया और उंगली पर टूटे बाल लपेटने लगी। एक ढंग का छाता तक तो है नहीं मेरे पास, और बाहर कौन बैठा है मेरे लिए? और बाहर ऐसा कौन बैठा है मेरे लिए जिसके पास मैं जाऊंगी? थू। उसने आदतन बालों के गुच्छे पर थूका और खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो फिर दहन्नुम में ही चली जा। मारिया ने मन ही मन दांत पीस लिए। सोनिया बाहर चली गई तो चादर बिछाते बिछाते मारिया ने सिर को झटका। बेकार ही वह भी इन लोगों को लेकर पागल होती है। चले नहा ले। अलमारी से कपड़े निकालती वह चौंकी। सड़ाक सड़ाक बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बेरहमी से पेड़ों को झकझोर रहा हो। उसने दौड़कर खिड़की खोल दी और झांकने लगी। अंदाजा ठीक ही था। फिर वही स्कूली छोकरे जो डंडी लेकर फल झाड़ रहे थे। सैमुअल, उसकी तीखी आवाज कोड़े सी लपलपाई।
जरा देखना इन कमबख्तों को। बच्चों ने अचकचाकर ऊपर ताका। खिड़की पर मारिया का विराट आकार काले हाउस कोट में लिपटा ढका था। रसोई से सैमुअल लकड़ी को लेकर भागता हुआ लपका। नाश हो इन छोकरों का, एक एक की कमर नहीं तोड़ दी तो। मारिया उत्तेजना से पंजों पर झूल रही थी। अब पकड़ लो इन बदमाशों को, जाने ना पाए। बच्चों के हुजूम ने अपनी लकड़ी वहीं पटकी और पल भर में पूरा झुंड खरगोशों की तरह गायब हो गया। ओपले मुंह से चिंघाड़ता सैमुअल पेड़ों के व्यर्थ चक्कर काट रहा था। भाग गए बदमाश सबके सब, ना पढ़ाई ना लिखाई, बस चोरी चकारी में अव्वल। आए आगे कभी। अपनी लकड़ी को झुलाता वह वापस रसोई में घुस गया। एक शांति की सांस लेकर मारिया ने हाउस कोट की पेटी कस ली। वह तो उसने देख लिया, वरना एक भी फल नहीं रहने देते ये छोकरे। तब वह चौंक कर पीछे हटी। एक कंकड़ी ठीक उसी के पैरों के पास आकर गिरी। चमगादड़, चमगादड़। छोकरों का झुंड अब सड़क की खुली सुरक्षा में घिरा खड़ा था। उनके अगुआ ने बाहें फटफटाते चमगादड़ का आकार बनाया और बोला मारिया की तरफ इशारा करते हुए, वो देखो काली चमगादड़। हो। अपने लीडर की रसिकता से अभिभूत जत्था आगे भागने लगा और देर तक मोड़ से उनकी पतली बचकानी आवाजें कंकरियों की तरह उछल उछल कर आती रही। चमगादड़, चमगादड़। मारिया ने पाया कि उसके हाथ से कपड़ों का गट्ठर ना जाने कब फर्श पर गिर पड़ा है। खिड़की बंद करके उन्हें उठाने को झुकी तो चप्पल का आखिरी फीता भी तड़ाक से टूट गया। एक बेबसी से उसने टूटी चप्पल को ताका और वहीं फर्श पर बैठ गई। चुंधी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे कतरे फूले गालों पर ढुलकने लगे। काला हाउस कोट डैनों की तरह उसके इर्द गिर्द फैला पड़ा था। हवा का एक मोटा झोंका आकर खिड़की को फिर खोल गया। बाहर आसमान बच्चे की पहली रुलाई सा तीखा हो आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि।